हिमालय की गोद में बसा नेपाल हमेशा से सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं रहा। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते केवल सीमाओं के नहीं बल्कि संस्कृति, धर्म, आस्था और इतिहास के रहे हैं। सदियों से लोग नेपाल को भगवान पशुपतिनाथ की भूमि, माता जानकी की जन्मस्थली और बुद्ध की तपोभूमि के रूप में देखते आए हैं। लेकिन अब नेपाल खुद को केवल पहाड़ों और पर्यटन वाले देश की पहचान तक सीमित नहीं रखना चाहता। अब वो दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है और वो बनना चाहता है देवभूमि नेपाल। नेपाल सरकार ने हाल ही में संसद में अपना नया नीति कार्यक्रम पेश करते हुए देवभूमि नेपाल नाम के राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की है। इस योजना का मकसद नेपाल को दुनिया भर के हिंदुओं और आध्यात्मिक यात्रियों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाना है। नेपाल की सरकार का मानना है कि उसके पास केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि ऐसी धार्मिक विरासत भी है जो कि दुनिया के करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। और यही कारण है कि अब नेपाल अपने मंदिरों, तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर को एक नई वैश्विक पहचान देने की तैयारी कर रहा है। अगर नेपाल के नक्शे को हम ध्यान से देखें तो ये देश वास्तव में आस्था और आध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र दिखाई देता है। काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ टेम्पल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में गिना जाता है। हर साल वहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। और वहीं जानकी टेम्पल, जिसे माता सीता की जन्मभूमि कहा जाता है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के धार्मिक रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। और इसके अलावा लुम्बिनी, वो स्थान जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म मानने वाले देशों के लिए ये जगह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। और वहीं मुक्तिनाथ टेम्पल हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल अब इन सभी धार्मिक स्थलों को जोड़कर एक विशाल आध्यात्मिक पर्यटन नेटवर्क बनाना चाहता है। दरअसल नेपाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से पर्यटन पर काफी निर्भर रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और वैश्विक परिस्थितियों की वजह से नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ा है। ऐसे में नेपाल सरकार अब धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को एक बड़े आर्थिक अवसर के रूप में देख रही है। सरकार का मानना है कि अगर भारत, दक्षिण एशिया और दुनिया भर के हिंदू तथा बौद्ध श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जाए तो नेपाल को एक नई आर्थिक ताकत मिल सकती है। और यही वजह है कि देवभूमि नेपाल मिशन केवल धार्मिक योजना नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति भी माना जा रहा है। नेपाल सरकार की नई नीति में स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी यानी कि आध्यात्मिक कूटनीति पर भी जोर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि नेपाल अपनी आर्थिक पहचान का इस्तेमाल दुनिया के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए करना चाहता है। जिस तरीके से सऊदी अरब इस्लामिक तीर्थ यात्रा के लिए दुनिया भर के मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह नेपाल भी खुद को हिंदू और बौद्ध आस्था के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। ये केवल पर्यटन बढ़ाने का प्रयास नहीं बल्कि एक तरह की सॉफ्ट पावर रणनीति भी है जिससे नेपाल दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। सरकार ने कम से कम 5000 नए होमस्टे तैयार करने की बात कही है। यानी कि नेपाल चाहता है कि केवल बड़े होटल्स नहीं बल्कि गांव और छोटे कस्बे भी इस धार्मिक पर्यटन से कमाई कर सकें। स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए तैयार करेंगे, अपनी संस्कृति दिखाएंगे, स्थानीय भोजन परोसेंगे और इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। खास बात यह है कि सरकार इस योजना को सीमांत और दलित समुदायों के रोजगार से भी जोड़ना चाहती है ताकि पर्यटन का फायदा केवल शहरों तक सीमित न रहे। नेपाल की योजना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। सरकार जीवित संग्रहालय जैसी अवधारणा पर भी काम करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि नेपाल अपनी पारंपरिक संस्कृति, लोक कला, संगीत, त्योहार और ग्रामीण जीवन को भी पर्यटन का हिस्सा बनाएगी। यानी कि जो पर्यटन नेपाल आएंगे वो केवल मंदिरों के दर्शन नहीं करेंगे बल्कि नेपाली संस्कृति को भी बहुत करीब से समझ पाएंगे। और इसी के साथ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण और राफ्टिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों को भी बेहतर सुरक्षा और सुविधाओं के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई ताकि नेपाल आध्यात्मिक और एडवेंचर पर्यटन दोनों का बड़ा केंद्र बन सके। लेकिन इस पूरी योजना के पीछे केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राजनीति भी दिखाई देती है। नेपाल पिछले कुछ वर्षों में अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर लगातार नए प्रयोग कर रहा है। कभी वो खुद को हिंदू राष्ट्र बनाने की बहस में दिखाई देता है तो कभी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत करने की बात कहता है। देवभूमि नेपाल मिशन को भी कई विशेषज्ञ नेपाल की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति तेजी से बढ़ रही है।
नेपाल भी अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के सामने रखना चाहता है। भारत के लिए भी ये योजना बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक संबंध हजारों साल पुराने हैं। रामायण से लेकर शिव और बुद्ध तक दोनों देशों की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर नेपाल अपने धार्मिक पर्यटन नेटवर्क को मजबूत करता है तो फिर इसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा असर भारतीय श्रद्धालुओं और पर्यटन पर पड़ेगा। आने वाले वर्षों में भारत नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन और तेजी से बढ़ सकता है। जनकपुर से अयोध्या, पशुपतिनाथ से काशी और लुम्बिनी से बोध गया तक एक बड़ा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नेपाल को अपने बुनियादी ढांचे, सड़क सुरक्षा, होटल व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाना होगा। केवल धार्मिक घोषणा करने भर से दुनिया भर के पर्यटक नहीं आ जाते हैं। इसके लिए लंबे समय तक निवेश, राजनीति स्थिरता और बेहतर प्रबंधन की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी इतना तय है कि नेपाल अब केवल हिमालय और माउंट एवरेस्ट के सहारे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता। वो अब खुद को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का सपना देख रहा है। और शायद यही कारण है कि देवभूमि नेपाल केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि नेपाल की नई पहचान बनाने की कोशिश बनती जा रही है। ऐसी पहचान जिसमें धर्म, संस्कृति, पर्यटन, अर्थव्यवस्था और राजनीति सभी एक साथ जुड़ते दिखाई देते हैं। आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।